तो हेलो दोस्तों यार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों यार, आज के इस वीडियो के अंदर हम हमारा जो क्लास 11th का जो परमाणु संरचना का जो चैप्टर चल रहा था उसी को आगे कंटिन्यूस करेंगे। तो मैंने इस चैप्टर के 3 लेक्चर ले रखे हैं। उम्मीद यही उम्मीद कर सकता हूँ, मैं तो केवल उम्मीद ही कर सकता हूँ कि भाई आप वो 3 लेक्चर देकर आए होंगे। और मैं उनको देखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार ये जो परमाणु संरचना का जो चैप्टर है ना, ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। ऐसा नहीं है कि अब जैसे जैसे ये एक माला होती है ना, इस हिसाब से उसमें से अगर एक भी मोती निकल जाए ना तो फिर बाकी की माला पूरी टूट जाती है। और वैसे अगर आप इसके अंदर एक लेक्चर भी छोड़ दोगे ना तो फिर वो बोलते हैं ना कि भाई अधूरा ज्ञान खतरनाक हो सकता है। इसका मतलब क्या है? अब जैसे देखो, आपके साथ में क्या होता है और मेरे साथ में भी क्या हुआ है। हम क्या करते हैं ना, जैसे किसी चैप्टर के भाई 12 लेक्चर हुए हैं तो हम क्या करते हैं कि स्टार्टिंग के 10 लेक्चर देख लेते हैं और देखते हैं कि यार इनमें से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। तो इनमें से तो वैसे भी क्वेश्चन नहीं आएगा, जबकि क्वेश्चन आते वहीं से हैं। क्योंकि जो लास्ट के लेक्चर होते हैं ना वो पूरे चैप्टर के समरी बेस्ड होते हैं। तो ऐसा कभी भी मत करना, क्योंकि यार मैं देखो, आप उन 2 लेक्चर को छोड़ो ना, उससे अच्छा तो पूरा चैप्टर ही छोड़ दो और कोई अच्छा चैप्टर उसको ले लो। मेरा एग्जाम, मैं भी कोई एग्जाम देता हूँ ना, तो मेरा एक ही यही उसूल है कि अगर आपको जो कुछ पढ़ के जाना है ना वो एकदम स्ट्रॉन्ग करके जाना है। भले ही आप पूरा सिलेबस कवर ना करके जाओ, 1-2 चैप्टर छोड़ दो इससे अच्छा, लेकिन जिसको पढ़ो ना उसको एकदम बहुत ही अच्छे से पढ़ो। अब जैसे भाई देखो, आप जेई की तैयारी करो, कोई कंपटीशन की तैयारी करो, तो फिजिक्स में कम से कम 30 या 35 चैप्टर है पूरे। तो आप पूरे पूरे के पूरे कवर करो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन जिसको कवर करो उसको पूरा करो। ऐसा नहीं कि कुछ लेक्चर छोड़ दो बीच में ही। सभी केमिस्ट्री के अंदर भी शायद 30 या 32 पूरे चैप्टर है, तो ऊपर वाले जो 2 लेक्चर है, 2 चैप्टर उसको छोड़ दो। वो भी तब अगर आप ऐसा मन भटक रहा है ना कि भाई इस चैप्टर के 2 लेक्चर छोड़ देता हूँ, तो वो लेक्चर मत छोड़ो यार। तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा उसमें। तो हो सकता है क्वेश्चन भी वहीं से आ जाए। तो ऐसा है, तो जो देखो यार मेरे साथ में जो हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ। तो चलो चलते हैं परमाणु संरचना चैप्टर की तरफ। इसका ये चौथा लेक्चर है। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, मैंने परमाणु को एकदम बेसिक से पढ़ाया था। परमाणु क्या होता है, परमाणु की खोज किसने कैसे हुई, परमाणु के अंदर क्या क्या हुआ। तो चलो हम आगे चलते हैं। उससे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा बहुत मैं पिछले लेक्चर्स में जो पढ़ाई है ना उसको फटाफट रिवाइज। तो देखो, अब सबसे पहले आए थे डोल्टन भाई साहब। कौन से भाई साहब थे? डोल्टन। डोल्टन भाई साहब आके ये बोल के गए थे कि भाई जो परमाणु है ना, वो परमाणु अविभाज्य कण है। मतलब कि परमाणु को हम और ज्यादा नहीं तोड़ सकते हैं, परमाणु को हम और ज्यादा नहीं तोड़ सकते हैं। जबकि उसके बाद में अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुए, मॉडल आए, रदरफोर्ड का मॉडल आया, थॉमसन का मॉडल आया, बोर का मॉडल आया, ये सब मॉडल दिए, सबने एक्सपेरिमेंट किए। और उन्होंने पाया कि डोल्टन के जस्ट बाद में थॉमसन भाई साहब ने अपना मॉडल दिया। इन्होंने थॉमसन भाई साहब, थॉमसन भाई साहब का मॉडल हालांकि फाइनली में जाके रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन इनकी एक बहुत ही अच्छी बात है जिसको हम आज भी मानते हैं, और वो मैंने लेक्चर में समझाई है। और आज तो फटाफट बता देता हूं मैं। देखो, तो थॉमसन भाई साहब ने क्या कहा कि जो परमाणु होता है ना वो एक ठोस गोला होता है। परमाणु एक ठोस गोला होता है, उसके अंदर समान रूप से प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। समान रूप से पर इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन वितरित रहते हैं। तो देखो, थॉमसन भाई साहब ने क्या बोला था कि परमाणु एक ठोस गोला है, उस परमाणु के अंदर प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन समान रूप से वितरित रहते हैं। और उनकी एक बहुत ही अच्छी बात है, वो क्या है कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉनों की संख्या दोनों की बराबर होती है। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉनों की संख्या दोनों बराबर होती है। यह बात, इसको हम आज भी मानते हैं और इसको इतिहास के पन्नों में लिख दिया गया। ठीक है ना? उसके बाद में आया रदरफोर्ड भाई साहब का मॉडल। रदरफोर्ड भाई साहब ने बोला था कि यार उनका जो एक्सपेरिमेंट था ना उसमें क्या था और इसको रिजेक्ट क्यों किया, इसको मैं एक बार यहीं पे बना देता हूं। तो देखो, रदरफोर्ड भाई साहब का मैं भी सीधा ही बता देता हूं। हाँ तो यार एकदम काफी अच्छा बन रहा है, ये सर्कल है। तो रदरफोर्ड भाई साहब ने एक सोने की पन्नी ली, वो सब एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ना, वो मैंने पिछले लेक्चर्स में समझाया था। आज तो मैं ऐसा ही बना रहा हूं। तो इन्होंने क्या किया कि एक जो सोने की पन्नी ली,
और उसके ऊपर एल पकड़ों की बौछार की। एल पकड़, अब एल पकड़ क्या होता है? एल पकड़ होता है हीलियम का नाभिक। हीलियम का नाभिक का मतलब है कि भाई हीलियम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम, दोनों इलेक्ट्रॉनों को निकाल दो तो बचेगा क्या? 2 प्रोटॉन बचेंगे ना, तो इसलिए He+2। तो एल पकड़ क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है। तो अब इसमें से क्या हुआ ना कि परमाणु के अंदर से क्या हुआ? प्रेक्षण। क्यों, क्या क्या प्रेक्षण मिले रदरफोर्ड भाई साहब के मॉडल के अंदर? इनको यहां पे लिखता हूं मैं। प्रेक्षण किए और क्या क्या निष्कर्ष निकला। तो इन्होंने सबसे पहला तो क्या प्रेक्षण पाया कि देखो, एक सेकेंड रुकना आप। हाँ, तो इन्होंने क्या प्रेक्षण किए? इन्होंने क्या किया कि 20,000 एल्फा कणों की उस सोने की पन्नी के ऊपर बौछार करी। हमने ये तो परमाणु माना है, परमाणु गोल होता है, हालांकि सोने की पन्नी थी। तो इन्होंने क्या किया? 20,000 एल्फा कणों की बौछार की इन्होंने। तो क्या बात, देखो 20,000 एल्फा कणों की बौछार की ना, मतलब कि 20,000, हालांकि कुछ बुक्स में 8,000 है, कुछ में 12,000 है, लेकिन मैं तो 20,000 ही मानता हूं, ठीक है ना। तो आप मानो या ना मानो, 20,000 मानना है। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 20,000 एल्फा कणों की बौछार की। उसमें से क्या हुआ कि अधिकांश एल्फा कण थे वो सीधे निकल गए। इसका क्या मतलब हुआ कि अधिकांश एल्फा कण थे वो तो सीधे निकल गए। तो अधिकांश एल्फा कण सीधे निकल गए, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जो परमाणु है ना, उसका अधिकांश भाग रिक्त है, अधिकांश भाग खाली है। तभी तो जो एल्फा कण थे वो सीधे निकल गए। अगर इसके अंदर कुछ होता तो वो डेविएट हो जाते थे ना अपने पाथ से, तो वो उनको बीच में कुछ मिला नहीं तो वो सीधे निकल गए। और क्या हुआ कि दूसरा क्या था, कुछ एल्फा कण, कुछ एल्फा कण सूक्ष्म कोण से विक्षेपित हुए। सूक्ष्म कोण से विक्षेपित हुए। सूक्ष्म कोण मतलब बहुत ही हल्के या बहुत ही छोटे कोण से विक्षेपित हो गई। इसका क्या मतलब है? मतलब इसको यहां पे एकदम बनाना ठीक नहीं रहेगा। 20,000 था, यहाँ पे तो मैं 4-5 एल्फा कण बनेंगे, ठीक है। ऐसे कुछ एल्फा कण सूक्ष्म कोण से विक्षेपित हो गई। अब विक्षेपित क्यों हुए? देखो, अगर कुछ होता नहीं इसके अंदर, हालांकि अधिकांश भाग रिक्त है, बट कुछ एल्फा कण सूक्ष्म कोण से ऊपर की तरफ चले गए, कुछ नीचे चले गए, कुछ ऊपर चले गए। अब एल्फा कण के ऊपर क्या होता है? पल्स आवेश होता है, क्योंकि हीलियम का नाभिक है ना, नाभिक में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये उनको यार, ये कुछ कोण से विक्षेपित हो गए, इसका मतलब इनको किसी ना किसी का भाई प्रतिकर्षण झेलना पड़ा है ना, तभी तो ये वापस ऊपर की तरफ चले गए। तो उन्होंने पाया कि यार परमाणु के एकदम बहुत ही छोटे से भाग के अंदर कहीं ना कहीं प्रोटॉन स्थित है। क्योंकि अगर देखो, ये प्लस आ रहा है, प्लस का विरोध कौन करेगा? प्लस ही तो करेगा। अगर माइनस हो जाता, यहां पे माइनस हो जाता, तो इसका मतलब परमाणु के केंद्र के अंदर धनावेश है। एंड तीसरा क्या प्रेक्षण प्राप्त हुआ हमको? एक एल्फा कण वापस लौट आया। एक, हालांकि मैं यहाँ पे सही लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ, मैंने पिछले लेक्चर्स में सब कुछ एकदम अच्छे से लिखा था। यहाँ पे लैंग्वेज में मैं रिवीजन कर रहा हूँ पिछले लेक्चर्स का, ठीक है ना। तो एक एल्फा कण सूक्ष्म कोण से विक्षेपित हो गया। इसका क्या मतलब है कि भाई एक एल्फा कण ऐसे जा रहा था, एकदम प्लस आवेश के एकदम सेम सामने चला गया, सामने चला गया, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो उसको भयंकर प्रतिकर्षण झेलना पड़ा। तो वो जैसे गया वैसे ही वापस लौट आया, ठीक है ना। तो इसका मतलब भाई 20,000 में से एक एल्फा कण ही वापस आया। तो जो परमाणु के सेंटर के अंदर जो धनावेश है वो बहुत ही छोटे से स्थान में केंद्रित हो रखा है, ठीक है ना। इसका मतलब मैंने क्या बोला था पिछले लेक्चर्स में, बताया था कि अगर आप, जैसे फुटबॉल का मैदान होता है ना, बहुत बड़ा होता है, तो अगर उसके अंदर नाभिक को देखे, परमाणु के अंदर नाभिक, तो उस फुटबॉल के मैदान के अंदर बीच में कहीं मक्खी बैठी रहे ना, उसको आप नाभिक बोल सकते हो।
और नाभिक, दुनिया के अंदर सबसे प्रबल बल कौन सा है? नाभिकीय बल ही तो है। बाकी गुरुत्वाकर्षण बल सबसे हल्का है, नाभिकीय बल सबसे मजबूत बल है, जबकि इसकी रेंज बहुत ही छोटी है। वो सब आगे पढ़ेंगे, हम अभी नहीं पढ़ना है। तो ये आवेश छोटा सा है बट इसके अंदर बल तो बहुत ज्यादा है, और इसको वापस फेंक दिया अल्फा कण को, ठीक है ना। तो यहां ये था उनका प्रेक्षण। निष्कर्ष क्या निकलते वो मैंने पिछले लेक्चर्स में समझा दिए थे। और उन्होंने पाया कि जो नाभिक, अब परमाणु इतना बड़ा है, नाभिक इतना छोटा है, ये उन्होंने ये बता दिया था कि जो परमाणु का आयतन होता है ना, वो 10⁻⁻10 मीटर, मतलब इसकी रेडियस बोल सकते हो, रेडियस, परमाणु की रेडियस एंड नाभिक की रेडियस होती है 10⁻15 मीटर। ये कम है, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कि पावर 15 आ गई है इसका मतलब ये ज्यादा, ये कम है क्योंकि माइनस में है ना, इसलिए। तो ये था। और इन्हीं सब प्रेक्षणों को और जो भी परिणाम निकले, इन सभी को रदरफोर्ड भाई साहब ने एक पेज के अंदर लिखा और उन्होंने एक मॉडल दिया। मॉडल क्या दिया था कि उन्होंने बोला कि भाई जो भी परमाणु का, जो भी प्रोटॉन सब कुछ होते हैं ना परमाणु के अंदर, प्रोटॉन, वो सभी एक परमाणु के अंदर छोटे से स्थान के अंदर बैठ जाते हैं एक जगह, और उसको जिसको हम बोलते हैं नाभिक। तो यहाँ पे प्रोटॉन है, प्रोटॉन इन सभी नाभिक के अंदर एक जगह सेंट्रित रहते हैं, केंद्रित हो जाते हैं, ठीक है ना। तो रदरफोर्ड भाई साहब ने क्या मॉडल दिया था कि परमाणु के अंदर जो भी प्रोटॉन होते हैं ना, वो सभी एक छोटे से स्थान में केंद्रित होकर बैठ जाते हैं, और जिसको हम नाभिक बोलते हैं। तो एक बार फिर से हो जाए कि रदरफोर्ड भाई साहब ने क्या मॉडल दिया था कि भाई जो परमाणु का, एक बार फिर से, परमाणु का जो अधिकांश द्रव्यमान, मैंने क्या बोला था कि भाई जो प्रोटोन का द्रव्यमान होता है ना, प्रोटोन का द्रव्यमान, एक प्रोटोन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से तो 1837 गुना ज्यादा होता है। तो प्रोटॉन तो सारे इसके अंदर हो गए हैं ना। तो परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान जो है वो एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित हो जाता है, जिसे हम नाभिक बोलते हैं, और नाभिक के अंदर ही प्रोटॉन रहते हैं। तो अब चलो अब आगे चलते हैं। तो यहां से देखो, अब थॉमसन भाई साहब का मॉडल था, उनको रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि थॉमसन भाई साहब क्या बोल दिए थे, उन्होंने क्या गलती की थी? गलती तो क्या की थी यार, सबने अपने अपने जो भी प्रस्ताव थे, सबने अपने अपने प्रस्ताव रखे, हम तो बस उस, हमें तो उनको पढ़ना है। तो जो थॉमसन भाई साहब थे, उन्होंने बोल दिया कि भाई परमाणु, परमाणु के अंदर प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन समान रूप में वितरित रहते हैं, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन एक साथ में ही रहते हैं, ठीक है ना। तो जबकि रदरफोर्ड भाई साहब ने तो उनको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने क्या बोला है, रदरफोर्ड भाई साहब ने बोल दिया कि जो परमाणु का जो प्रोटॉन है और अधिकांश द्रव्यमान है, वो अति अक्षांतर के अंदर केंद्रित रहते हैं। और डोल्टन भाई साहब ने ये बोल दिया था, जैसे मतीरे का, उन्होंने तरबूज का उदाहरण दिया था, हमारे यहाँ मतीरा बोलते हैं, तरबूज का उदाहरण दिया था कि तरबूज के अंदर जो लाल भाग, लाल वाला भाग है उसको प्रोटॉन बोल दो, और जो बीज है उसके अंदर उसको इलेक्ट्रॉन बोल दो, जबकि यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। तो इस वजह से उनका जो मॉडल था उसको रिजेक्ट किया गया, और रदरफोर्ड भाई साहब ने अपना मॉडल दिया। अब उसके बाद अगले भाई साहब आए, उन्होंने रदरफोर्ड भाई साहब के एक्सपेरिमेंट बाद मॉडल दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। हालांकि मानते सभी को है, हमसे तो अच्छे ही है ना, हमसे तो ये याद भी नहीं हो जा रहे। तो ऐसा है देखो। अब चलो आगे चलते हैं हम। हाँ, हमसे तो अच्छे ही है। इन वैज्ञानिकों ने तो इतने बड़े बड़े मॉडल दिए, हमसे तो ये कॉपी के अंदर लिख भी नहीं सकते। उन्होंने कितना एक्सपेरिमेंट किया, कितना हार्डवर्क किया होगा, तब जाके ये निष्कर्ष निकाल पाए। तो अब देखो, रदरफोर्ड भाई साहब ने एक और बहुत ही अच्छी बात बोल के चले गए। क्या अच्छी बात बोल के, बात क्या बोल दी थी उन्होंने, क्या अच्छी बात बोली थी कि हीलियम, हीलियम के अल्फा कण होते हैं, हीलियम के नाभिक होते हैं अल्फा कण, उनके ऊपर प्लस आवेश होते हैं कि नहीं होते हैं? और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव आवेश होते हैं। तो यार अब हमको पता है ये प्लस है ये माइनस है, इनके बीच में स्थिर विद्युत की बल तो लगेगा ना, इनके बीच में आकर्षण होगा, होगा कि नहीं होगा?
ये प्लस आवेश, ये माइनस आवेश। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि प्लस को माइनस से प्यार होता है और माइनस को प्लस से प्यार होता है। लड़कों को लड़कियों से प्यार होता है, लड़कियों को लड़कों से प्यार होता है। सभी के अंदर है, ये सभी प्रजातियों के अंदर है ना, ये कोई गलत बात नहीं है। तो इनके अंदर भी बहुत ज्यादा प्यार होता है। अब यार इनके प्यार बहुत ज्यादा है, तो फिर ये पास पास क्यों नहीं आ रहे हैं? तो देखो हम क्या सोचेंगे कि यार ये इसके अंदर आज एकदम इससे इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो सभी लोगों ने सोचा था कि यार ये अगर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, ये नाभिक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं, प्लस आवेश है, और ये इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इनके बीच में इस तरह वैद्युतिक बल लग रहा है, तो ये इसकी तरफ आके इस नाभिक के अंदर गिर जाएगा ना, तो क्या होगा? अगर ये नाभिक के अंदर गिर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन सारे नाभिक के अंदर आ जाएंगे, तो परमाणु का तो स्थायित्व ही खत्म हो जाएगा, परमाणु तो बचेगा ही नहीं। ये प्लस है, ये माइनस है, इस इनके अंदर अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन का मतलब आकर्षण होगा। तो यार ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के अंदर गिर जाना चाहिए, कायदे से तो यही होना चाहिए। और अगर ये होना चाहिए तो फिर परमाणु का स्थायित्व खत्म हो जाएगा। ये रदरफोर्ड भाई साहब ने पूछा, तो रदरफोर्ड भाई साहब सोचने को मजबूर हो गए। उन्होंने बोला यार अब क्या बोले हम, अब कुछ जवाब ही नहीं बचा इनके पास में। तो इन्होंने बेचारों ने और थोड़े बहुत प्रयास किए, और फाइनल में उन्होंने क्या जवाब दिया था। तो अब जैसे मान लो कि यार ये अगर इसके अंदर गिर गया तो परमाणु का स्थायित्व खत्म हो जाएगा। जैसे कि आज ये मार्कर है, ये मार्कर है, इनसे सबसे छोटा छोटा जो कण होगा वो परमाणु होगा। और परमाणु के अंदर भी हम आगे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर गिर जाएंगे तो परमाणु का विनाश हो जाएगा। और जैसे आज मैं मार्कर को यहाँ पे रख के जाऊंगा, तो कल सुबह आके देखूंगा तो ये मार्कर आधा दिखेगा मेरे को। तो अब हम सोचेंगे यार ये क्या हुआ, हमने तो एकदम सही सलामत छोड़ गए, तो ये आधा कैसे हुआ? तो अगर ये कंसेप्ट लग गया ना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर चले जाते हैं, तो ऐसा ही होगा। मगर ऐसा होता नहीं है। अब क्या वजह है क्यों नहीं होता है? तो देखो, रदरफोर्ड भाई साहब ने बहुत ज्यादा सोच के उन्होंने बोला कि भाई ये जो इनके बीच में स्थिर विद्युत की फोर्स लग रहा है ना, ये इनको वर्ताकार गति करवाने को काम आ जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक बार सही से बना देता हूं यार मैं, अच्छे दिखने चाहिए एकदम। प्लस में माइनस के बीच में प्यार है ना, तो अच्छे दिखने चाहिए। ये प्लस, ये इलेक्ट्रॉन। तो रदरफोर्ड भाई साहब ने बोला इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन, ये इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अब ये जो चक्कर लगाएंगे तो फोर्स तो यहाँ इसकी ओर लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो फोर्स लगा है ना, बल लगा है ना, स्थिर वैद्युतिक बल, ये इस इलेक्ट्रॉनों को वर्ताकार गति करवाने को काम आ जाता है। उदाहरण दे रहा हूं, जैसे आप स्कूल में लंच होती है तो हम दोस्त दोस्त खेलते हैं ना, लड़कियां खेलती है, आपको लड़कियां साथ में नहीं खिलाती, मेरे को मालूम है। क्योंकि आपको क्यों नहीं खिलाई वो आपको पता है। तो हम लड़के बेचारे लड़के लड़के खेल दो, तो क्या करते हैं, तो हम ऐसे पकड़ के ऐसे घूमते हैं, तो घूमते क्या होता है, हम अपने दोस्त को खींचते अपनी तरफ है, फिर भी वो आके गिरता नहीं, हमारे अंदर क्यों नहीं आता है? उसको खींचते ऐसे फोर्स लगाते हैं ना पीछे की तरफ, अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन वो गिरते नहीं। तो वो बल लगता है ना, वो हमको चारों ओर वर्ताकार गति करवाने को काम आ जाता है। इसीलिए तो ये जो बल लगा है ना, वो इलेक्ट्रॉन को इस नाभिक के घर के चारों तरफ जो चक्कर लगा है ना, उसमें काम आ जाएगा। तो वैसे ही वही आपके अंदर जो एनर्जी होती है, वो आप अपने आशिकी के घर के चारों तरफ चक्कर लगाने में काम आ जाती है। हालांकि आपको उनके दर्शन नहीं होते हैं। सबसे दुखद बात ही यही है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, वो भी एक निश्चित कक्षा के अंदर, उनकी इलेक्ट्रॉनों की एक कक्षा होती है जिसके अंदर वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये रदरफोर्ड भाई साहब ने इसका जवाब दे दिया था। अब जैसे जो पृथ्वी है, ये सन है, सन के चारों तरफ अर्थ है, वो चक्कर लगाती रहती है, लगाती है कि नहीं लगाती है? और उनके बीच जो अट्रैक्शन है वो ग्रेविटेशन फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ना। तो जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो और उनके बीच में जो फोर्स है ग्रेविटेशन, तो वो ग्रेविटेशन आकर्षण, तो ये सूर्य के पास में क्यों नहीं जाती है? सूर्य के पास में चली जाएगी तो हम जिंदे नहीं बच पाएंगे। तो फिर नेचर ने इसके लिए भी कुछ उपाय बनाए हैं कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है, चक्कर लगाती है, तो ये जो बल लग रहे हैं ना, वो वर्ताकार गति करवाने को काम आ जाता है। और तब हम जाके हम अपनी आस्की के घर के चारों तरफ चक्कर लगा पाते हैं। ये ये है, ठीक है ना?
हे राजू, ये श्याम बाबूराव को बेचने क्यों निकला है? ठीक है, तो और अगर ये इलेक्ट्रॉन वर्त्य गति नहीं करते तो वही होता। अगर वर्त्य गति, मान लो कि ये वर्त्य गति नहीं कर रहा है और एक जगह ठहर गया है, मतलब कि एक जगह रुक गया, अगर रुक गया तो तुरंत नाभिक उसको अपनी तरफ खींच लेगा और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गिर जाएगा और परमाणु का खत्म हो जाएगा, परमाणु विनाश हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा परमाणु का। तो अब ये सब हालांकि अब थॉमसन भाई साहब की कंपैरिजन में तो रदरफोर्ड है, वो जो हमने उनको आरडी लगाई थी उसका भी सॉल्यूशन दे दिया। अब क्या बाकी लोग जितना अच्छे काम कर रहे हैं ना, आप भले कितना ही अच्छा काम करो लेकिन बाहर आपकी गलतियां निकालने के लिए तैयार है लोग। तो अब ये उसको उसके अंदर गलती निकालने के लिए मैक्सवेल भाई साहब आए। हालांकि यार मैक्सवेल भाई साहब बहुत ही अच्छे बंदे थे। इन्होंने अपना जो कर्तव्य है वो फिजिक्स के अंदर भी निभाया है, केमिस्ट्री के अंदर भी निभाया है। मैक्सवेल भाई साहब बहुत अच्छे आदमी थे। अगर आपके एग्जाम के अंदर आ जाए मैक्सवेल का वर्णन करो तो वही वर्णन करना है, मैक्सवेल भाई साहब बहुत ही अच्छे आदमी थे। ये जितने जमीन के बाहर दिखते थे उतने ही जमीन के अंदर थे। ये व्यवहार में बहुत ही अच्छे आदमी थे। ठीक है ना, ये वर्णन करना। हाल मैं मजाक कर रहा हूँ, देखो पढ़ने के साथ साथ मजाक भी जरूरी है। तो आगे चलते हैं। तो मैक्सवेल भाई साहब ने क्या बोला, ये क्यों देखो, अब रदरफोर्ड ने तो बोल दिया कि ये इसके चारों तरफ वर्ताकार गति करता रहता है, वर्ताकार गति। मैं इन सभी की ना लैंग्वेज बाद में लिखाऊंगा। आप ये सोचकर चले मत जाना कि यार ये अभी तो समझा रहा हूं मैं, उसके बाद में आपको एग्जाम में किस हिसाब से लिखना है वो लैंग्वेज में बता दूंगा। तो इलेक्ट्रॉन इसके तरफ चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो मैक्सवेल भाई साहब ने क्या बोला था कि अगर कोई भी आवेश त्वरित होता है ना, तो वह हमेशा ऊर्जा का उत्सर्जन करता है या उसके अंदर ऊर्जा का ह्रास होता है। ह्रास मतलब ऊर्जा में कमी होती है, और ऊर्जा में कमी होते होते फाइनल के अंदर उसकी ऊर्जा एकदम जीरो हो जाएगी। ऊर्जा जीरो होते ही ये रुक जाएगा, और रुकते ही नाभिक इस अपनी तरफ खींच लेगा और नाभिक के अंदर चला जाएगा। तो ये मैक्सवेल भाई साहब बोले थे। एक बार फिर से मैक्सवेल भाई साहब ने एक ये नियम दिया था कि अगर कोई भी आवेश त्वरित होता है ना, त्वरित, तो उसके अंदर ऊर्जा का ह्रास होता है। ह्रास का मतलब हानि होती है ऊर्जा की। अब थोड़ा बहुत बता देता हूँ त्वरित क्या होता है। त्वरण, त्वरण तो आपने सुना होगा ना। त्वरण मतलब वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन आ रहा है ना, वहां पे समझ लो त्वरण उत्पन्न हुआ है, वेग में परिवर्तन। अब वेग में परिवर्तन दो हिसाब से होता है, वेग में परिवर्तन दो तरीकों से होता है। पहला तो, पहला क्या बोले, बॉडी की या कोई कण की दिशा में परिवर्तन, या वेग के परिणाम में, वेग के परिणाम, परिमाण या परिणाम, ठीक है ना, परिणाम है। अगर वेग के परिणाम में चेंज आ रहा है तो भी त्वरण होगा, और वेग कण की दिशा के अंदर भी चेंज आ रहा है तो भी त्वरण होगा। मतलब वेग में परिवर्तन दो तरीकों से होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कौन सा परिवर्तन आ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चल रहा है, यहाँ पे टेंजेंट बना लो। तो जाना तो इसको इस तरफ चाहिए लेकिन इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे दिशा के अंदर परिवर्तन आ गया। यहाँ पे बना लो टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब स्पर्श, वेग में लिख दो, वेग का परिणाम, वेग का परिणाम। तो देखो मैं क्या बोल रहा था, मैं खुद भूल गया। हाँ, तो टेंजेंट का मतलब स्पर्श है। थोड़ी बहुत इंग्लिश भी सीखो। हालांकि ये क्लास हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, ये सब सिंपल इंग्लिश काम में आती है। आपको कंसेप्ट समझना है, ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखोगे तो ये डायरेक्शन में चेंज हो रही है, जबकि जाना तो इस तरफ चाहिए था। यहाँ पे देखोगे टेंजेंट बनाओगे, जाना इस तरफ चाहिए था जबकि ये जा इस तरफ रहा है। तो दिशा के अंदर परिवर्तन आ रहा है। तो इसका मतलब कुल मेरा के आवेश है वो त्वरित है, आवेश एक्सलेशन में है। तो एक्सलेशन में तो उसके अंदर ऊर्जा की हानि होगी। ये मैक्सवेल भाई साहब ने बोल दिया कि ऊर्जा की हानि होगी, और ऊर्जा की हानि होगी तो इसके अंदर गिर जाना चाहिए और परमाणु का विनाश हो जाना चाहिए। तो अभी क्या करोगे, ये एक सबसे बड़ी कमी थी। अब इसका जवाब नहीं दे पाए वो, अब उन्होंने हार मान ली, हाथ जोड़ लिए उन्होंने, बोला कि अब मेरे से नहीं होगा, मैंने इतना अच्छा काम कर दिया फिर भी आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। हालांकि ये सब मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, जबकि सब कुछ कंसेप्ट तो क्लियर होना जरूरी है ना यार। मैक्सवेल भाई ये आपको याद अच्छे से रहे, याद रह जाए, इसलिए मैं ये सब लैंग्वेज यूज में ले रहा हूँ। हालांकि मैक्सवेल भाई साहब बहुत अच्छे आदमी थे, डोल्टन सब अच्छे आदमी थे। तो ये था। तो चलो
और इस प्रकार रदरफोर्ड परमाणु का स्थायित्व अब कहाँ बताना, इन्होंने बोल दिया ना कि भैया इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे तो ऊर्जा की हानि होगी और फाइनल में जाके इसके अंदर गिर जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार रदरफोर्ड भाई साहब है वो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए, और इस हिसाब से इन्होंने हार मान ली, और यहीं पे इनका, और इन्होंने यहीं तक जो भी खोज की यहीं तक की। तो अब मैं सब कुछ लैंग्वेज के अंदर लिख देता हूँ ताकि आप एग्जाम के अंदर अच्छे से लिख सको, ठीक है ना। तो चलो मैं लिख देता हूँ अब। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लैंग्वेज थी जो आपको एग्जाम के अंदर लिखनी है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। हालांकि रदरफोर्ड के मॉडल से रिलेटिव है जो मैंने सेम टू सेम पिछले लेक्चर के अंदर लिखा था, और इसको एक बार फिर से आपको बता दिया। आप आई होप आपने ये सब लिखा होगा पिछले लेक्चर में देख कर, और इसमें भी एक बार मैंने बता देता हूँ क्योंकि जैसा मैंने इसमें समझाया था तो एक बार फिर से हो जाए। तो देखो, परमाणु में उपस्थित अवयवी कण, परमाणु अवयवी कण कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन। कणों के वितरण की व्याख्या करने के लिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या, मतलब कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहां पर रहते हैं इसकी व्याख्या करने के लिए इन्होंने अपना मॉडल दिया था। मेन मोटिव था ये यही था कि ये कहां पे रहते हैं। तो प्रेक्षण, मैंने जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो तो समझा ही नहीं, क्योंकि सेम टू सेम रिपीट करने से क्या फायदा यार, मैंने पिछले लेक्चर्स में समझाई है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा सारे लेक्चर की, आप जाके देख लेना, ठीक है ना। तो 20,000 एल्फा कणों में से अधिकांश एल्फा कण सीधे ही गुजर गई। ये प्रेक्षण है, एक प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन प्राप्त हुआ, 20,000 एल्फा कणों में से अधिकांश एल्फा कण सीधे गुजर गई, ये मैंने अभी बताया था। तो ये प्रेक्षण है, और इससे क्या निष्कर्ष निकला, इसका मतलब है परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। और सेकेंड क्या है, कुछ एल्फा कण सूक्ष्म कोण से विक्षेपित हुए हैं, कुछ एल्फा कण सीधे ना जाकर हल्के से कोण से विक्षेपित हो गए थे। इसका मतलब है कि परमाणु के केंद्र में कहीं ना कहीं पे धनावेश है, तभी तो विक्षेपित हुए। सेकेंड थर्ड, 20,000 एल्फा कणों में से एक एल्फा कण वापस लौट आया, सीधे गया और वापस आ गया, मतलब कि उसको घर में कोई मिली नहीं तो वापस लौट के आ गया। इसका मतलब है कि धनावेश अति अल्प क्षेत्र में स्थित है, धनावेश एकदम बहुत ही सेंटर में अंदर बहुत ही छोटे से स्थान के अंदर स्थित है, तभी एक ही एल्फा कण वापस आया। ठीक है, इन प्रेक्षणों में परिणामों को ध्यान में रखते हुए रदरफोर्ड ने मॉडल प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया, परमाणु का धनावेश में उपस्थित अधिकांश द्रव्यमान, परमाणु का धनावेश में अधिकांश द्रव्यमान, जो भी द्रव्यमान हाथ था ना वो परमाणु के अति अल्प क्षेत्र में छोटे से स्थान के अंदर केंद्रित होता है, जिसको हम नाभिक बोलते हैं। ये फ्रेम के अंदर नहीं आ रहा होगा, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ आपको ताकि क्लियर दिख जाए, ठीक है। तो ये नीचे हो गई है, अब हालांकि मेरे को भी थोड़ा बहुत नीचे होना पड़ेगा, नहीं तो मेरा भी सिर नहीं आएगा, सिर कट जाएगा बीच में। तो क्या, इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, और सेकंड क्या पॉइंट था, इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, अगर एक जगह रहता तो वह अपनी तरफ खींच लेता और परमाणु का स्थायित्व खत्म हो जाता। ये मैंने सब समझा दिया, ये लैंग्वेज है। और थर्ड पॉइंट है, इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन में नाभिक के स्तर विद्युत के आकर्षण बल द्वारा बंद होते हैं, और जो अभिकेंद्रीय बल का काम करता है, अभिकेंद्रीय बल का काम करता है, मतलब जो स्तर केंद्रीय बल बोलते हैं, जो गोल गोल घुमाने में काम आता है ना, वर्ताकार गति करवाने में, और जो बल लगता है केंद्र की तरफ उसको हम अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। ध्यान रखना, इसको फिजिक्स में पढ़ेंगे हम सर्कुलर मोशन के अंदर, वो चैप्टर आएगा, मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, आप देख लेना। तो ये था, अब आप इन सबको लिख लो कॉपी के अंदर, नोट करो, और अब रदरफोर्ड की जो कमियां थी उसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं एक बार के लिए हट गया हूँ स्क्रीन से, आप इन सभी को स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी के अंदर नोट कर लेना, ठीक है ना। तो चलो अब यहां से लेकर ऊपर तक लेके जाता हूं मैं, ठीक है। ये था पूरा, ठीक है ना। तो ये लो दोस्तों, मैंने रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां जो 2 पॉइंट है इनको भी लिख दिया है, आई होप वॉइस क्लियर आ रही होगी। तो इसके अंदर देखो, रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार गति करते रहते हैं। तो मैक्सवेल भाई साहब आए और उन मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार जब कोई आवेश त्वरित होता है तो हमें विकिरण उत्सर्जित करता है, विकिरण उत्सर्जित करता है, और विकिरण उत्सर्जित होती है तो उसमें ऊर्जा का ह्रास, मतलब ऊर्जा की हानि होती है, और ऊर्जा की हानि होती है तो फाइनली में उसकी ऊर्जा एकदम जीरो हो जाएगी और वह नाभिक के अंदर गिर जाएगा। इस बात का जवाब रदरफोर्ड नहीं दे सका, और फाइनली में इनके
मॉडल को रिजेक्ट किया गया, मतलब ये परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। मेन यही है कि आपको फाइनल में क्या लिखना है। और दूसरा, त्वरित इलेक्ट्रॉन से सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जबकि इसमें नहीं हुआ। सतत स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा स्तर तक आता है ना, तो हमें विकिरण उत्सर्जित करता है। ये हम जस्ट आगे वाले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, क्वांटम फिजिक्स चालू होगी तब। देखो, सतत स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, जैसे भाई ऐसा कंटिन्यूअसली ये ऐसा स्पेक्ट्रम प्राप्त होना चाहिए, जबकि हमें होता क्या है, हमें ये इस रे की स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, रे की स्पेक्ट्रम, जबकि इसमें रे की स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो आपको फाइनली में क्या लिख लेना है, अंततः रदरफोर्ड परमाणु के स्थायित्व स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका, स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका, ठीक है ना। ये चीज आपको लास्ट में लिख देनी है। तो ये था जो भी था रदरफोर्ड का मॉडल की, जो मैंने एक अलग से लेक्चर ले लिया है। अब जो अगला लेक्चर होगा ना, अब आएगा, इसके बाद में आएगा बोर का मॉडल। बोर का मॉडल, उन्होंने अपना मॉडल दिया, उन्होंने ये बताया था कि जब ये गोल गोल चक्कर लगा देना, तो उन कक्षों की क्या ऊर्जा होती है। जैसे जैसे कक्ष बढ़ते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या होगी, कितनी होती है, उनका मैग्नीट्यूड, उनमें से कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो हालांकि मैंने 2-3 बार तो समझा दिया है, और वीडियो को बैक करके आप देख लेना, ठीक है ना। तो यार आप, और बस मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ, आप अपना सपोर्ट बनाए रखें अपने भाई के ऊपर, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूँ। फिजिक्स के भी बनाता हूँ, केमिस्ट्री के बनाता हूँ। और अगर अच्छा सपोर्ट दिखाओगे तो फिर हम लाइव स्ट्रीम चालू कर देंगे, ठीक है ना। लाइव आएंगे जिसमें हम एक दूसरे बात भी कर सकेंगे। लाइव के अंदर ही आपके जो भी कंफ्यूज थे, वो सब डाउट थे, वो क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास से विदा लेता हूं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो के अंदर बोर का मॉडल लेकर।